नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका मैं। बात आज गुजरात की। जी हां, गुजरात में साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री 3 दिनों के लिए गुजरात में थे और अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर थे। कांग्रेस की तरफ से अभी हलचल वैसी नहीं दिख रही है। ऐसे में यह सवाल चर्चाओं में आ गया है कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, तो वहां पर बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो क्या उसको कोई चुनावी फायदा होगा और राज्य में कांग्रेस की स्थिति लोगों के बीच कैसी है? इन सारे सवालों के जवाब हमने हासिल किए। इंडिया न्यूज लोगों के बीच पहुंचा, गुजरात के लोगों का सर्वे किया, देश के लोगों का मूड जाना। हमने इस सर्वे में जो नतीजा हासिल किया है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, राजनीतिक दलों के नेता भी होंगे, उनसे चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच हम जानेंगे कि आखिर देश के लोगों का मूड क्या है। जी हां, तो देश का मूड जानने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे। वो सवाल क्या थे? पहला सवाल आपके सामने है कि क्या आप गुजरात के वर्तमान बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ काम से संतुष्ट हैं? लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आपने देखा है हाल ही में परिवर्तन किया, पहली बार के विधायक हैं। हां कहने वाले लोगों की संख्या 62.6%। और इसके बाद कह नहीं सकते या पता नहीं है वो 14% जो संख्या आई है, और जो नहीं यानी कि जिन लोगों ने मना किया है वो 23.4%। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हमारे सर्वे में हमने जो लोगों से पूछा वो हां है, और हां कहने वाले लोगों का 62.6%। आपको बता दूं कि सवाल क्या था? क्या आप गुजरात के वर्तमान बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कामकाज से संतुष्ट हैं? यह पहला सवाल हमारा था, और जब पहला सवाल हमारा था तो हमने लोगों से पूछने की कोशिश की, तो यह जो संख्या निकल कर आई है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल गुजरात में एक साथ चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा वाला राज्य, कहा जाता है कि गुजरात एक संकेत देता है पूरे देश में, एक संकेत देता है पूरे देश में। संकेत इस बात का देता है कि कैसे गुजरात मॉडल बना है, और उसके पीछे जो नींव रखी गई है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि उसके बाद सीधे वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और वहां पर परिवर्तन हुए, मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बहुत सफलता, बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। इसलिए लोगों को देखते हुए, जनता का जो स्थिति है उसको देखते हुए, राज्य की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री बदला गया, और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट साफ की गई। ये जो चेहरा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वही चेहरा है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और सवाल इन्हीं को लेकर था। तो जब सवाल इन्हीं को लेकर है तो चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे महेश कासवाल, जो कि प्रवक्ता गुजरात बीजेपी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे हम बात करेंगे। पीयूष जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, और श्रवण दीक्षित भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुधीर रावल कंसल्टिंग एडिटर है इंडिया न्यूज के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर गुजरात क्या कहता है। सबसे पहले सुधीर जी से बात कर लिया। सुधीर जी, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। पहला सवाल देश का मूड जानने के लिए कि क्या आप गुजरात के वर्तमान बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कामकाज से संतुष्ट हैं? एक बड़ी संख्या 62.6%, क्या कहेंगे? देखो, भूपेंद्र पटेल ने जब से टेक ओवर किया उसको लगभग करीब 1 साल हो चुके हैं, और एक सही लोगों की जो राय है वो उसमें तथ्य इसलिए है कि अभी तक उनके सामने कोई इतनी कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आई है, उसका रूलिंग के अंदर कोई जितना कंप्लेंट बाहर नहीं आया है, और एक जो आगे का बनाया हुआ जो शासन है उसको आगे बढ़ाने में, विकास के सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उसका एक नॉन कंट्रोवर्शियल इफेक्टिव गवर्नेंस लोगों को देखने को मिला है। ये भी कह सकते हैं कि उसको कम से कम असंतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है वो भी कहा जाए, लेकिन असंतुष्ट तो नहीं है। असंतुष्टि की बात तो शायद विपक्ष भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों की राय है, और दूसरा पहले से वो एक ऐसे किस्म के सज्जन रहे हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल, काफी गवर्नेंस का उसका अनुभव है, तो एक चॉइस के नाते
जो बीजेपी हाईकमान ने जो उसको मैदान में उतारा है, राज्य की शासन धुरा दिए, तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के दी हुई होगी। तो एंटी इनकम्बेंसी जो 4 साल पहले हाईकमान को महसूस हुई, वो पिछले 1 साल के अंदर काफी मेकओवर हो रही है और पब्लिक को लग रहा है कि नहीं, ये भूपेंद्र भाई पटेल सही मुख्यमंत्री है और मुझे लगता है कि ये ठीक राय आ रही है। जी, रावल जी ने बताया कि जो एंटी इनकम्बेंसी उसे दूर करने की कोशिश की, यानी कि सत्ता विरोधी लहर, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बदला गया, यही कारण है कि पूरे मंत्रिमंडल को बदला गया। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे देश के मूड पर? देखिए, मुझे लगता है मनोज भाई के जो व्यक्ति अभी फर्स्ट टाइम एमएलए है, कभी मंत्री नहीं रहा और 1 साल उसको झुम्मे अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा पैनल बता के जाए 2 अचीवमेंट इस मुख्यमंत्री की क्या है, ये सवाल नहीं है। आज ये सवाल ही गलत है बेसिकली कि 1 साल के मुख्यमंत्री से उसके बारे में संतुष्ट है नहीं है। उससे 3 महीने पहले भी सर्वे आया, उसमें रूपाणी जी के पूछा गया तो 72% लोग संतुष्ट है, लेकिन बीजेपी को इंटरनेट में पता था कि बैंड बच चुका है, इसलिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल साफ करना पड़ा। रूपाणी जी कम से कम चर्चा में रहते थे, काफी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं एक्टिव दिखते थे। ये जो वर्तमान के भूपेंद्र पटेल साहब हैं तो कहीं पे चर्चा में नहीं है, ना कहीं एक्टिव दिखते हैं और उसका सीधा कारण ये है, डमी मुख्यमंत्री लाए गए थे, आपस की लड़ाइयां थी, इसकी वजह से डमी मुख्यमंत्री। दूसरी चीज आपने कहा संकेत देता है गुजरात कोई संकेत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देता है। कम से कम अगर देता होता तो 2002 में भी आए थे, तो 2014 में तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आनी चाहिए, फिर 2007 में भी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन केंद्र में 2009 में था। आज गुजरात केवल और केवल एक गुब्बारा बनाकर दिखाया गया है। जितने भी सोशल इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे गुजरात में नेगेटिव हैं। आज हालात ये हैं कि 28 आंदोलन गुजरात के अंदर चल रहे हैं। मैं भी अहमदाबाद के अंदर बैठा हुआ हूँ, 28 आंदोलन चल रहे हैं, 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं 27 साल में और उसमें से आधे से ज्यादा ट्राइबल एरियाज के स्कूल बंद हुए हैं। डांग जिले में आज भी एक साइंस का कॉलेज तक नहीं है। केवल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने, प्राइवेट बिजनेसमैन ने अगर विकास किया है तो उसको हम सरकार की उपलब्धि नहीं मान सकते हैं। आज तमाम विषय ऐसे हैं, मोदी साहब तो नक्सली और पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए हैं। गुजरात की जनता खफा है पूरी तरह से। क्या आपकी सरकार? चलिए, गुजरात की जनता खफा है या नहीं है ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। सीधे हम चलेंगे कासवाल जी के पास। कासवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बातें आलोक शर्मा जी ने कही हैं, उन्होंने कहा है कि गुजरात कोई संकेत नहीं देता है, कोई संदेश नहीं देता है, साथ ही तमाम सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। आप ही बताइए कि गुजरात क्या कहता है। जी मनोज जी, धन्यवाद। पहली बात, मैं आलोक जी का ये प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि आलोक जी ने बताया कि गुजरात कोई संकेत नहीं देता। आलोक जी, पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है कि गुजरात जो संकेत गुजरात ने जो दिया है वो देश में स्वीकृत हुआ है। कांग्रेस वो संकेत नहीं समझ पाई, इसलिए ही कांग्रेस की यही हालत है। गुजरात का संकेत मतलब ये अर्थ उसका नहीं है कि सेंटर में सरकार बीजेपी की बने। गुजरात की योजनाएं, गुजरात में जो काम हुआ है उसकी रिप्लिका दूसरे स्टेट में हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट हो या कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो। गुजरात में एक वाइब्रेंट समिट, नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे यहां बहुत अच्छा एक वाइब्रेंट समिट की परंपरा शुरू की है। क्यों कांग्रेस के राज्य ने वो परंपरा शुरू की? गुजरात में जब हमने नई ये परंपरा शुरू की थी तब आप लोगों ने विरोध दर्ज करवाया था। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां से कुछ व्यापारियों पर आईटी की रेड डलवाई थी, लेकिन आपको संकेत जान में आया, आपके संज्ञान में संकेत आया, आपने भी यही परंपरा शुरू की। गुजरात की कई योजना ऐसी है, चाहे वो मां अमृतम कार्ड जैसी योजना आज आयुष्मान भारत के रूप में पूरे देश में गरीब से गरीब लोगों तक वो योजना जा रही है, गरीब का आंसू वो पोंछ रही है। हमारे वहां एक केशु भाई के समय में शुरू हुई थी योजना, जो हम लोग गुजराती में उसको कुंवरबाई नु मामेरू, कुंवरबाई का मामेरा शब्द प्रयोग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में वो योजना लाडली दीकरी, लाडली लड़की ऐसे में बहुत प्रसिद्ध हुई है। कहने का ऐसी कभी काफी बात मैं कर सकता हूं, लेकिन बात यही है कि गुजरात का संकेत आज तक नहीं है, उसका आपने संज्ञान लिया नहीं, आपने जानने का प्रयास किया,
इसलिए ये हाल आपका हुआ है। चलिए जो आपके सामने जो सवाल बना हुआ था उस सवाल पे हमने चर्चा की और लोगों की जो राय देश का मूड था वो दिखाई दिया, लेकिन दूसरा सवाल क्या था? हमने जो लोगों से दूसरा सवाल पूछा वो सवाल क्या था? गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर है? आपको बता दें, क्योंकि अभी 3 दिन गुजरात में नरेंद्र मोदी थे और जो विधानसभा की जो प्लानिंग बन रही है बीजेपी की, चुनावी सभाओं की या रैली की, वो हर कोई नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए हमने ये सवाल पूछा था कि गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर है? हां कहने वाले लोगों की संख्या है 75.4%, सबसे ज्यादा संख्या। इसके बाद जो ना कहने वालों की संख्या है वो 24.6%, यानी कि बहुत कम। यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो फैक्टर है इस चुनाव का वो नरेंद्र मोदी ही हैं और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ये पूरा विधानसभा चुनाव घूमेगा, बीजेपी घूमेगी। सीधे चलते हैं, श्रवण दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आम आदमी पार्टी के। श्रवण, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, बीजेपी का जो तोड़ है वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है जी। जिस प्रकार भाजपा ने कहा हर घर तिरंगा, केजरीवाल जी साहब ने अगले दिन कहा हर हाथ तिरंगा। ये पढ़े लिखों की पार्टी है और आज गुजरात के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बना रही है, कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। तो जनता का जो मूड है जिसमें दिखाई दे रहा है 75.4% लोग कहते हैं कि गुजरात में अगर सबसे बड़ा फैक्टर है वो नरेंद्र मोदी है। यहां तो अरविंद नरेंद्र जी, आज गुजरात का जो आदमी है वो अपने गैस के सिलेंडर को देख रहा है, अपने बेरोजगार युवकों को देख रहा है, अपने जो शिक्षा की हालत है, स्कूलों की दुर्दशा वहां पर है उसको देख रहा है। उनको गुजरातियों को आज यही चाहिए, अरविंद केजरीवाल का मॉडल चाहिए जो पंजाब में है और दिल्ली में सक्सेस हो चुका है। पीयूष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वे के इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी है। कारण इसलिए है नरेंद्र मोदी क्योंकि वो सबसे चर्चित चेहरा है आज की तारीख में भारतीय राजनीति का, भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यदि वो चर्चा है तो पॉजिटिव वोट भी उन्हीं के फेवर में गिरेगा और नेगेटिव वोट भी उनके खिलाफ गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी हैं और नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जो हैं वो रिमोट कंट्रोल से गुजरात की सरकार चला रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव वोट गिरेगा वो भी यदि गिरता है तो नरेंद्र मोदी के फेवर में गिरेगा और नेगेटिव वोट जाता है तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जाएगा। मेरा पर्सनली ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुझे इस सर्वे की सैंपलिंग साइज और सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है जी कि भाई सैंपल साइज कितना रहा, सैंपलिंग टेक्निक स्ट्रेटिफाइड रैंडम रही कि कंप्लीट रैंडम रही, तो ये मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि नेगेटिव वोट गिरेगा और नेगेटिव वोट जो है उसमें सबसे बड़ा जो अनपॉपुलर चेहरा रहेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं और उन्हीं के खिलाफ वोट गिरेगा। और भारतीय जनता पार्टी 27 साल से कोई उल्लेखनीय उपलब्धि अपनी नहीं बता पाई है, इसलिए वो नेगेटिव कैंपेनिंग में जुड़ी हुई है। पॉजिटिव कैंपेनिंग, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नए खेल के मैदान बनाए हो। आलोक जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉजिटिव, कोई ऐसा संकेत नहीं दे पाई है जिसके जरिए अब जो वोटिंग गुजरात में होने वाली है वो निगेटिव होने वाली है? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत हूँ कि 27-28 वर्षों से केवल हिंदू मुसलमान कर देना, कभी गोधरा हो गया, कभी अक्षरधाम हो गया, इन चीजों का फायदा उठाकर और पूरी तरह से यहाँ की जनता को बरगला के आज प्रांत को ऐसे पोजीशन में पहुंचा दिया है। जिस दिन मोदी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे उससे लेकर आज तक गुजरात के ऊपर 7 गुना कर्जा बढ़ गया, 7 टाइम्स। इसकी बात कोई नहीं करता, पूरी कर्ज पर सरकार चल रही है। आप देखिए, मोदी साहब का चेहरा बिल्कुल चर्चित है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके बनने के बाद कितने राज्य हारे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, दिल्ली 2 बार, पंजाब, कितनी लंबी लिस्ट है जो हारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी के नाम पर ही होगा, केवल कुछ एक तबका है जो मोदी जी के नाम को यहाँ पर उछालना चाहता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल यहाँ पर जीरो है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे 4 मंत्रियों के नाम नहीं बता। महेश कासवाली, क्या वाकई जो बात श्रवण दीक्षित कर रहे थे, जो बात पीयूष जोशी कर रहे हैं और जो बात आलोक शर्मा कर रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या जो टैली दिखाई देख रही है उससे आप सहमत हैं, और अगर हैं तो कैसे? जी जी जी, मैं मानता हूं कि जो दोनों भाई साहब बता रहे उसका जवाब
आपकी जो चैनल ने सर्वे बता रहे उसका स्वयं जवाब है। वो सर्वे को मानते हैं नहीं मानते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं, सर्वे को मैं मानता हूं। उतना उसमें उतना विश्वास हम रखते हैं कि सर्वे है जो परिणाम नहीं है लेकिन बिल्कुल परिणाम के नजदीक जाने वाला ये सर्वे है। न मात्र इस चैनल का सर्वे है, सर्वे आज तक 6 सर्वे आ चुके, सभी सर्वे जो है उसमें जो नतीजा आया है वो पढ़ लेना चाहिए। दीवार पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में जो पिछली बार नहीं उससे ज्यादा बहुमत के साथ आ रही है। दूसरी बात मुझे ये करना है कि अभी गुजरात में चल क्या रहा है। गुजरात में जो भाई साहब आम आदमी पार्टी वाले थे उसको मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में एक साइड नरेंद्र भाई मोदी का दौरा चल रहा है, इस दौरे के अंदर भी मोदी मोदी का नारा लग रहा है। दूसरी बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, उसमें भी मोदी मोदी का नारा लग रहा है। कांग्रेस में से कोई आ नहीं रहा है, उसका मतलब क्या? कांग्रेस में से ये कोई सवाल भी उठ रहा है, इस पर हम जवाब आलोक जी से चाहेंगे। आलोक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन तीसरा सवाल देश के मूड में जब हमने तीसरा सवाल जाना, लोगों से पूछने की कोशिश की, महेश जी आऊंगा। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल यह था कि गुजरात में इस बार बीजेपी का सबसे मजबूत विरोधी कौन है? चर्चा इसी बात को ले रही है, क्योंकि जिस बात का जिक्र महेश जी कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ सवाल हमने लोगों से पूछा था। तो किसकी चर्चा हो रही है? अगर बीजेपी की नहीं हो रही है तो फिर किसकी हो रही है? क्या कांग्रेस की हो रही है? क्या आम आदमी पार्टी की हो रही है? यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो लोगों से जब पूछा तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है किसकी? तो उन्होंने कहा साहब कांग्रेस की 40.6%। और उसके बाद जब हमने पूछा कि आम आदमी पार्टी को लेकर, तो लोगों ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा 50.2%, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा। अन्य को लेकर जो कहा गया, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां 7.2। सवाल क्या था? एक बार फिर से आपको बता दूं, गुजरात में इस बार बीजेपी का सबसे मजबूत विरोधी कौन है? कौन जमीन पर काम कर रहा है? कौन मुद्दों को उठा रहा है? कौन पब्लिक से चर्चा कर रहा है? और कौन भरोसा जताने की कोशिश भी कर रहा है? तो उसमें जो निकल कर आया, जैसे कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है। हम सीधे चलेंगे, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, ये सवाल भी उठाए जा रहे थे, आप जिसका जवाब देना चाह रहे थे, ये सवाल भी उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं देता है। आप या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में उलझे हुए हैं या भारत जोड़ो यात्रा में उलझे हुए हैं, और आपकी यात्रा गुजरात से होकर जा भी नहीं रही, जबकि जानी चाहिए, चुनाव है। देखिए मनु भाई, मुझे लगता है आज मोदी जी की स्पीच जिसने भी सुनी होगी वो इस सवाल ही नहीं पूछे। आज मोदी जी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अलग रणनीति के साथ काम कर रही है। मोदी जी के शब्द हैं आज आनंद में जो भाषण दिया, और 3 मिनट तक कांग्रेस पर ही बोले हैं वो कि कांग्रेस पर शोर शराबा नहीं मचा रही है, चुपचाप काम कर रही है, सतर्क हो जाएगी। ये मोदी जी को पता है कि इस बार उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। मेट्रो का दोबारा उद्घाटन कर देना, थर्मल पावर प्लांट का दोबारा कर देना, कल अहमदाबाद में हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल 2 साल से चल रहा है, कांग्रेस के समय में बना, कोरोना के समय में तमाम मरीजों का इलाज हुआ, विवादों में भी रहा, उसका मोदी साहब इनॉग्रेशन करेंगे। मोदी साहब को पता है। अब बात यह आती है 0.25% वोट जिस पार्टी को पिछली बार मिला था, 0 सीट मिली, वो इस बार हम विरोधी कैसे हो सकती है? केजरीवाल जी ने कौन सा मुद्दा उठाया था? 1 महीने पहले से, उससे पहले कब केजरीवाल जी गुजरात में आए थे? कांग्रेस पार्टी को पिछली बार भी तमाम मीडिया के सर्वेज ने, और वो क्यों दिखाते हैं पूरी दुनिया जानती है, कम करके दिखाए। सी वोटर का सर्वे ने पिछली बार 26 सीटें दिखाई, आई कितनी थी? 81 सीट जिस पार्टी की आई हो 182 में से, और उसको बिल्कुल साफ कर दें आप, तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी लगता है और ये आंकड़ों से परे लगता है। चलिए सुधीर जी के पास चलते हैं, सुधीर जी के पास चलते हैं। सुधीर जी से लेकर तमाम आवाजें उठाई हैं, सबसे मजबूत विरोधी क्यों है, और अगर है तो फिर क्यों है? देखो आप, ये है, जब सवाल पर हम सोचते हैं तो एक तो रणनीति क्या है, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है जी। आम आदमी पार्टी का आपने ज्यादा परसेंटेज जो लोगों ने दिखाया है कांग्रेस से। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति बीजेपी से मिलती जुलती है, जिसमें इलेक्शन जीतने के लिए एक परसेप्शन पर ज्यादा जोर लगाया जाता है, एक माहौल बनाने का है। तो माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी ग्राउंड में दिखती है, कांग्रेस से ज्यादा दिखती है। लेकिन सही बताया आलोक जी ने, आज नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बताया कि कांग्रेस लो प्रोफाइल में काम कर रही है, लेकिन आप मतलब अपने
अपने कार्यकर्ताओं को भी और लोगों को भी उसने कांग्रेस से सावचेत रहने के लिए, उसका मतलब ये है कि कांग्रेस ज्यादा एक्टिव है, बट उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रेटेजी लो प्रोफाइल में रह के आगे निकलने। हो सकता है कांग्रेस ने पूरी सोच समझ के सोचा होगा कि उनके पास लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता, संसाधन, संगठन, ये सब मामले में बीजेपी से वो कहीं पीछे है, तो वो ग्रासरूट पर, रूरल लेवल पर अपना जो बेस है, और वैसे भी 26% से ज्यादा कमिटेड वोटर्स के कांग्रेस के रहते हैं, और आम आदमी पार्टी इस बार नहीं है, वो परसेप्शन बना रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर बीजेपी के पीछे किसी का भी नंबर है तो आज बिना शक कांग्रेस को ही कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। श्रवण दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। श्रवण, ऐसा क्या है कि लोग आम आदमी पार्टी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? जब हमने जनता से पूछा ऐसा क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये केवल हवा है, परसेप्शन है? जी मनोज जी, वो एक ही बात कहते हैं गुजरातियों से और देश से, भरत भू के पुत्र सारे जाति बंधन मुक्त होकर, जीत ले विश्वास सबका, स्नेह श्रद्धा युक्त होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कहना आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का है, और देश की जनता अब समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद सबसे बोर हो गई है वो। देश को आगे लेके चलना होगा तो हर समाज के लोग इसमें काम करना होगा। आलोक जी मुस्कुरा रहे थे, आलोक जी मुस्कुरा रहे थे, उनके पास में आऊंगा, क्योंकि चौथा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश के लोगों से हमने जाना, देश का मूड समझने की कोशिश की, तो चौथा सवाल कौन सा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक बार आपके सामने मैं लेकर आता हूं। अगर आज चुनाव हो जाते हैं, अगर आज चुनाव हो तो क्या बीजेपी की सरकार फिर से बन जाएगी गुजरात में? अब लोगों की राय क्या है? लोग कहते हैं कि 78.2% लोग कहते हैं कि हाँ साहब गुजरात में सरकार बन जाएगी। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? क्योंकि बार बार डबल इंजन का जिक्र किया जाता है। कह नहीं सकते या पता नहीं है, वो 11.4% लोग ये कहते हैं। नहीं बनेगी सरकार, वो 10.4% है, 4% है। सवाल क्या था, एक बार फिर से सुनिए। सवाल है कि अगर आज गुजरात में विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी? इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये पहली बार के विधायक हैं, बीजेपी ने इन्हें बनाया है और पूरा मंत्रिमंडल साफ कर दिया है। तो ये जो चेहरा है, इसी चेहरे पर विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार बीजेपी हर बार वहां कहती है जहां पर उनकी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो ये जो समीकरण है, ये जो स्थिति है, वो बताती है कि क्या वाकई बनेगी। आलोक जी आप मुस्कुरा रहे थे, अब बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जब केजरीवाल जी प्राइवेट जेट प्लेन से आएंगे ना, वो वैगनार तो छोड़ दी उन्होंने अपनी, वो नीले वाली, तो आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आएंगे जी, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और पूरा इसको भगवा कलर का रंग का डाल के, क्योंकि बीजेपी के को मदद पहुंचानी है ना, उनको चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले जाना है। मैं इसलिए केवल मुस्कुरा रहा था। वो कट्टर हिंदू है, उनका तो जन्म भी जो कंसों के लिए पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। अपने मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। खैर, दूसरी बात यहाँ तक आती है कि आपका इस सवाल ही गलत है मनु भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। क्या आज चुनाव हो जाए तो सर्वे कब का है? सर्वे हमारा 7 और 8 अक्टूबर का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 7 और 8 अक्टूबर का सर्वे हो गया। आज आप उसको चला रहे हैं, 2 दिन में कितना सैंपल साइज लिया, क्या सवाल थे, ये कहीं ना कहीं इस तरह के सर्वे जो है पूरी तरह से प्रायोजित कई बार नजर आते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए, क्या मोदी सरकार, क्या रूपाणी सरकार, क्या भूपेंद्र पटेल सरकार महंगाई कवर कर पाई, महंगाई को कम कर पाई? क्या शिक्षा के स्तर को उठा पाया बीजेपी यहाँ पर 27 साल में? क्या वहां पर बेरोजगारी कम हो पाई? क्या यहाँ पर उद्योग जो लगे थे उनको फायदा मिला? सवाल ये होने चाहिए। क्या माइग्रेशन जो हो रहा था वो रुका? क्या वो जो फेरी स्कीम चली थी वो चली? क्या मोदी जी आप जो सी प्लेन से उतरे थे, क्या वो दोबारा उड़ा कभी? लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग वो सवाल पूछेंगे और वो उत्तर बनाएंगे जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा। चलिए, तो इसका जवाब महेश जी से ले लेते हैं। महेश कासवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फिर उसके बाद मैं पीयूष जी के पास आऊंगा। महेश जी आप जवाब दे दीजिए। जी मैं मानता हूं मनोज जी कि कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उसको गुजरात की धरातल पर क्या चल रहा है उसका पता नहीं है, क्योंकि वो शायद दिल्ली में बैठे हैं या तो सिर्फ स्टूडियो में से बात कर रहे हैं।
उनको पता ही नहीं है कि गुजरात कहां पहुंचा है। आप और एक दूसरी मुझे शक अभी यह जाता है कि क्या गुजरात कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं में कोई वेवलेंथ नहीं मिल रहा। ये लोग गुजरात में उद्योग जो है उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, यहां आलोक जी बता रहे कि गुजरात में उद्योगों को फायदा हुआ नहीं फायदा। मतलब इतना कांग्रेस में इतना संकलन भी नहीं है कि क्या गुजरात की समस्या है, क्या गुजरात के कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि शक उसने मेरे पर तो करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी पर करते शक मुझे मंजूर है, करना चाहिए विपक्ष है। लेकिन जो सर्वे आपने किया है, अच्छी सैंपल साइज से सर्वे एक दिन पहले किया है, उस पर भी शक करते हैं। मैं मानता हूं कि सर्वे का जो 4 प्रश्न है उसके पर से अगर कोई आदमी एसेस कर ले तो पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गुजरात में क्या है। यही गुजरात है, यहां मेट्रो अभी चल रही है, अभी शुरू हो गई है। यही गुजरात है, यहां से वंदे गुजरात स्टार्ट हो रहा है। यही गुजरात ये यहां बुलेट ट्रेन का काम यही चल रहा है। यही गुजरात है, यहां पे 18,000 19,000 गांव में 24 आवर्स बिजली मिल रही है। यही एक गुजरात है कि यहां 19,000 गांव में पक्की सड़क कनेक्टिविटी है। यही एक गुजरात है, यहां आदमी का प्रवक्ता भी सुन ले, यही गुजरात है कि यहां 57,000 सरकारी स्कूलें हैं। आज भी 82% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसका स्तर जो है वो दिल्ली की स्कूलों से ज्यादा है। चलिए पीयूष जी, दिल्ली के स्कूलों से ज्यादा स्तर है, आप जवाब कहने का मतलब मेरा ये है पीयूष जी कि का गुजरात का हर एक इंसान, गुजरात का हर एक इंसान ये जानता है कि 27 साल में गुजरात कहां था और कौन सी पटरी पे यही दौड़ रहा है। इसलिए आपके सर्वे में जो नतीजे आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि गुजरात के स्कूलों का स्तर दिल्ली के स्कूलों से अच्छा है, तो जब फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका मिसेस ट्रम्प आई थी, उनको गुजरात के स्कूल दिखाने ले जाते। ये वही गुजरात है जहाँ के पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स नेशनल एवरेज से भी खराब परफॉर्म फर्स्ट लेडी यहाँ आई होती तो हम यहाँ भी ले जाते। भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या फर्स्ट लेडी अगर एक मिनट सर, एक मिनट मेरा प्रश्न सुन ले। दिल्ली की फर्स्ट लेडी, अरे अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली का एक स्कूल में चली गई, उसका मतलब ये हो गया आपके हिसाब से कि दिल्ली में सब कुछ सही है। भाई साहब, दुनिया में कहीं भी नहीं है सर। मुझे आपका मापदंड यही है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली की एक स्कूल में चली गई, सर इन्हीं से बुलवा लीजिए, पीयूष जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्कूल से आगे बढ़िए ना, क्योंकि महेश जी ने तो बहुत कुछ गिरा दिया। दिल्ली में स्कूल में 80% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। देखिए, भाई साहब पीयूष जी से जवाब दिल्ली के भाई साहब चुप हो जाए तो बोलूं मैं साहब, इनकी बोलने की आदत। अरे महेश जी जवाब तो ले लें। जो टीचर है प्रश्न किसी से भी पूछते हैं और तनख्वाह नहीं मिल रही भाई साहब। अरे भैया जी दादा, अभी चुनाव दिल्ली का नहीं है, चुनाव गुजरात का है। गुजरात में आप ही की गवर्नमेंट का डेटा है कि कितने स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, कितने स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे। आपने तो अमेरिकन पीयूष जी आपने छेड़ दिया महेश जी को, अच्छा खासा जवाब दे रहे थे, आपने छेड़ दिया तो वो शुरू हो गए। महेश जी एक बार जवाब देते हैं। सर एक लेडी दुनिया की, महेश जी को मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर कैसे काम चलेगा बताइए। ये सभ्यता, महेश जी पीयूष जी से जवाब, सभ्यता के दायरे में बहस होती है क्या महेश जी? सभ्यता के दायरे में आप बोलेंगे, फिर मैं बोलता रहूंगा बीच में, मैं दिखाता हूं आपको गुजरात की स्कूल, मैं दिखाता हूं। नहीं, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। आप गुजरात आइए, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं स्कूल दिखाऊंगा आपको। हो गया सर आपका पीयूष जी। अब मैं आपको बोलूं, आपके एक प्रवक्ता थे गौरव भाटिया जी, जो आए थे दिल्ली के स्कूल देखने, उल्टे पांव भागना पड़ा, उल्टा भागना पड़ा। अरे फिर सर अगली बार से आप ऐसा करिए कि हमें आमंत्रित ही मत करिए। अरे सब देश के मूड पे बात कर लें पीयूष जी। सर देश के मूड पे बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जैसा कि हमारे जो एक विश्लेषक महोदय बैठे थे, पत्रकार बंधु, उन्होंने बोला कि परसेप्शन पे राजनीति होती है। परसेप्शन मैनेजर्स बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं आज की तारीख में। सांगठनिक रूप से कांग्रेस जो है वो अभी कमजोर दिख रही है। अरविंद केजरीवाल का जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो जैसे आप देखें कांग्रेस की एक विश्वसनीयता इसलिए कम हुई है कि पिछले चुनाव में 36 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से छीनी थी, ज्यादा सीटें जीती थी। उसमें से 29 विधायक जो हैं वो वापस जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कहीं मध्य प्रदेश जहां से मैं आता हूं वहां से उन्होंने सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद में क्या हुआ हम सब ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है पीयूष जी, क्योंकि सरकार बन जाती है फिर गिराने की बात होती है। लेकिन फिलहाल हम देश की मूड की बात कर रहे थे। जो सवाल हमने लोगों से पूछा, उस सवाल में जो बातें निकल कर आई, जो एक तस्वीर निकल कर आई, वो तस्वीर हमने आपके सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस परिचर्चा में हमारे
साथ बने रहे। यहां पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे गुजरात में मर्यादा किस तरीके से तार तार हुई और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय विध्वंस